नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में। मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन। क्या किसी आपराधिक मामले को इस बात का फैसला किए बिना रद्द किया जा सकता है कि आरोप सही हैं या गलत? राहुल गांधी के सावरकर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ऐसा ही किया। मुख्य मुद्दा यह नहीं था कि सावरकर के संबंध में लगाए गए आरोप सही थे या गलत। महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा था सीआरपीसी की धारा 196 और पूर्व मंजूरी की आवश्यकता। तो यह मामला क्यों रद्द किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में क्या फैसला दिया? आइए इस महत्वपूर्ण मामले को सरल भाषा में समझते हैं। 14 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित राहुल गांधी की टिप्पणियों से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण। तकनीकी रूप से यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द की हो। यह कार्यवाही राहुल गांधी की टिप्पणियों से संबंधित एक आपराधिक शिकायत से उत्पन्न हुई, जिसे लखनऊ की अदालतों के समक्ष आगे बढ़ाया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तय नहीं किया कि सावरकर के संबंध में राहुल गांधी के बयान ऐतिहासिक रूप से सही थे या गलत। निर्णायक मुद्दा था दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 196 और कुछ अपराधों का संज्ञान लेने से पहले आवश्यक पूर्व मंजूरी। यहां एक बात ध्यान देने योग्य है कि 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस ने रिप्लेस कर दिया है। लेकिन यह मामला पुरानी सीआरपीसी के तहत शुरू हुआ था, इसलिए इस मामले में धारा 196 सीआरपीसी का संदर्भ लिया गया है। बीएनएसएस में इसका कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन धारा 217 है। अब आइए समझते हैं कि यह मामला कैसे शुरू हुआ। मामला कैसे शुरू हुआ? यह विवाद 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा सावरकर के संबंध में की गई टिप्पणियों से उत्पन्न हुआ। शिकायत के अनुसार राहुल गांधी ने सावरकर को अंग्रेजों का सेवक बताया और आरोप लगाया कि उन्हें ब्रिटिश सरकार से पेंशन मिलती थी। शिकायतकर्ता अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने इन टिप्पणियों को लेकर लखनऊ में मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक कार्रवाई की मांग की। मामला संबंधित न्यायिक चरणों से आगे बढ़ने के बाद मजिस्ट्रेट ने शिकायत में लगाए गए प्रावधानों, जिनमें आईपीसी की धारा 153 और 505 शामिल थीं, के संबंध में राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया। राहुल गांधी ने इन कार्यवाहियों को चुनौती दी और अंततः सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दो मुख्य कानूनी मुद्दा क्या था? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्या धारा 196 सीआरपीसी के तहत आवश्यक पूर्व मंजूरी के बिना मजिस्ट्रेट धारा 153 आईपीसी के अपराध का संज्ञान ले सकता था? धारा 196 सीआरपीसी कुछ निर्धारित अपराधों का संज्ञान लेने पर वैधानिक प्रतिबंध लगाती है, जब तक कि आवश्यक पूर्व मंजूरी प्राप्त न हो। धारा 153 आईपीसी ऐसे अपराधों में शामिल है। सरल शब्दों में, जहां कानून संज्ञान लेने से पहले पूर्व मंजूरी को आवश्यक बनाता है, वहां उस वैधानिक आवश्यकता को पूरा करना जरूरी है। यह केवल प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है, यह एक वैधानिक सुरक्षा व्यवस्था है। 3 सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? जब 14 अगस्त 2026 को मामले पर अंतिम रूप से विचार किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि आवश्यक मंजूरी प्राप्त की गई थी या नहीं। अदालत के सामने उपलब्ध सामग्री से यह पता नहीं चला कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक मंजूरी प्रदान की गई थी, इसलिए वैधानिक आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी। इसके परिणामस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक शिकायत और उससे संबंधित परिणामी न्यायिक आदेशों को रद्द कर दिया। इस प्रकार इस शिकायत से उत्पन्न कार्यवाही समाप्त हो गई। 4 क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सावरकर के बारे में राहुल गांधी सही थे? नहीं। यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए कोई ट्रायल नहीं किया कि सावरकर के संबंध में राहुल गांधी के ऐतिहासिक बयान सही थे या गलत। अदालत ने अंतिम रूप से यह तय नहीं किया कि सावरकर अंग्रेजों के सहयोगी थे या नहीं। अदालत ने यह भी तय नहीं किया कि सावरकर को ब्रिटिश सरकार से पेंशन मिलती थी या नहीं। और अदालत ने यह भी घोषित नहीं किया कि राहुल गांधी के बयान संविधान के तहत संरक्षित भाषण थे। मामला आवश्यक वैधानिक मंजूरी से संबंधित कानूनी मुद्दे के कारण समाप्त हुआ।
इसलिए यह कहना गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के सावरकर संबंधी आरोपों को सही घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा। 5. क्या यह एफआईआर थी? तकनीकी रूप से नहीं। यह कार्यवाही पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बजाय एक आपराधिक शिकायत से उत्पन्न हुई थी। एफआईआर आधारित मामले में सामान्यतः पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, जांच करती है और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट या चार्जशीट दाखिल की जाती है। आपराधिक शिकायत एक अलग कानूनी प्रक्रिया है, इसलिए कानूनी रूप से सटीक कथन है। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक शिकायत और उससे संबंधित परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया। इसके बजाय यह कहना, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दी, तकनीकी रूप से सही नहीं होगा। आपराधिक प्रक्रिया में यह अंतर महत्वपूर्ण है। 6. क्वॉशिंग और एक्विटल में अंतर। एक और महत्वपूर्ण अंतर समझना आवश्यक है। क्वॉशिंग और एक्विटल एक ही बात नहीं है। एक्विटल यानी बरी होना सामान्यतः आपराधिक ट्रायल के बाद होता है, जब अभियोजन आरोपी का अपराध साबित करने में विफल रहता है। दूसरी ओर, क्वॉशिंग यानी कार्यवाही रद्द करना आपराधिक कार्यवाही को इसलिए समाप्त करता है क्योंकि उसे जारी रखना कानूनन उचित नहीं है। इस मामले में राहुल गांधी को पूर्ण आपराधिक ट्रायल के बाद बरी नहीं किया गया, बल्कि आवश्यक मंजूरी से संबंधित कानूनी कमी के कारण कार्यवाही रद्द की गई। 7. इस मामले से कानूनी सीख क्या है? यह मामला आपराधिक प्रक्रिया के एक मौलिक सिद्धांत को दर्शाता है। किसी अपराध का संज्ञान लेने से पहले आपराधिक अदालत को प्रत्येक अनिवार्य वैधानिक आवश्यकता का पालन करना होता है। शिकायत में गंभीर आरोप हो सकते हैं, लेकिन जहां संसद ने संज्ञान लेने के लिए कोई वैधानिक शर्त निर्धारित की है, वहां उस शर्त को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए इस मामले की महत्वपूर्ण कानूनी सीख है, संज्ञान से संबंधित अनिवार्य वैधानिक सुरक्षा व्यवस्था को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और एक अंतिम महत्वपूर्ण बात, इस निर्णय का यह अर्थ नहीं है कि हर राजनीतिक भाषण के लिए सरकार की मंजूरी आवश्यक है या हर राजनेता के खिलाफ मामले में मंजूरी जरूरी है। मंजूरी की आवश्यकता विशेष अपराध और उस पर लागू वैधानिक प्रावधान पर निर्भर करती है। इस मामले में यह मुद्दा धारा 153 आईपीसी के आरोप और धारा 196 सीआरपीसी में दी गई मंजूरी की आवश्यकता के कारण उठा। निष्कर्ष, तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का सावरकर मामला क्यों रद्द किया? क्योंकि धारा 153 आईपीसी के अपराध का संज्ञान लेने के लिए आवश्यक वैधानिक मंजूरी प्राप्त नहीं की गई थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक शिकायत और उससे संबंधित परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत ने सावरकर के संबंध में राहुल गांधी के बयानों की ऐतिहासिक सत्यता या असत्यता का फैसला नहीं किया। यह ट्रायल के बाद बरी किए जाने का फैसला नहीं था, और तकनीकी रूप से यह एफआईआर रद्द करने का मामला भी नहीं था। यह आपराधिक शिकायत और उससे संबंधित परिणामी कार्यवाही को रद्द करने का मामला था। इस मामले से आपराधिक प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। अदालत किसी अभियोजन को आगे बढ़ाने से पहले कानून द्वारा निर्धारित प्रत्येक अनिवार्य आवश्यकता का पालन करती है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह कानूनी जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को बिना किसी शुल्क के सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक नागरिक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांतों तथा अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझ सकें। यदि आपके मन में सीआरपीसी की धारा 196, पूर्व मंजूरी, आपराधिक शिकायत, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने या भारतीय कानून के किसी अन्य विषय से संबंधित कोई प्रश्न है, तो उसे कमेंट्स में जरूर लिखें। सरल और विश्वसनीय कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।